साइकोलॉजी का चैप्टर 4, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं संप्रेषण कौशल और व्यक्तित्व विकास के बारे में, यानी कि कम्युनिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। और व्यक्ति का विकास किस प्रकार से होता है, क्या क्या चीज़ें उसे प्रभावित करती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो संप्रेषण का मतलब ही क्या होता है? कम्युनिकेशन करना। ठीक है, तो संप्रेषण कौशल को विकसित करना, या फिर उसको हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर बोलने की क्षमता का विकास कैसे कर सकते हैं, उसकी भाषा का विकास कैसे कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो संप्रेषण शब्द का अर्थ क्या होता है? संप्रेषण का मतलब होता है प्रकटीकरण करना अथवा प्रकट करना। ठीक है, तो संप्रेषण जैसे कि हमने बात की कि ये क्या है, ये एक तरह का संचार है। संचार मतलब जब आप क्या करते हैं, अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों के सामने क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो इसी का अर्थ क्या होता है? प्रकटीकरण करना। प्रकट करने का भाव जो है वो संप्रेषण कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि समाज में रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन के विचारों को, भावों को, अनुभव को और उद्देश्यों को दूसरों के समक्ष क्या करना पड़ता है, व्यक्त करना पड़ता है। मतलब एक समय के बाद आपके मन में जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं, आपके अंदर जितनी भी भावनाएं होती हैं, कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसके साथ आप अपने सारे अनुभव, सारे विचारों को क्या करते हैं, साझा करते हैं। मतलब उसकी बातों को सुनते हैं, अपनी बातों के विचार जो है उनके सामने रखते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए अभिव्यक्ति शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभिव्यक्ति मतलब अपनी अभिव्यक्ति। ठीक है, अभिव्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, और जो भी आपके विचार होंगे, जो भी आपके भाव होंगे, ठीक है, जो कि आपके अनुभव हैं, उनमें आपके व्यक्तित्व का, यानी आपका जो वातावरण है, उस वातावरण का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर, और आपके व्यक्तित्व का प्रभाव आपके विचारों पर, भावों पर और अनुभव पर देखने को मिलता है। मतलब किसी भी चीज को लेकर आप जो भी विचार रखते हैं अपने मन में, किसी बात को लेकर, किसी विषय को लेकर, वो सारे क्या है, आपकी अभिव्यक्ति, मतलब आपके अपने व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। तो इसलिए हम संप्रेषण के लिए अभिव्यक्ति शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भाषा संप्रेषण। भाषा शिक्षण में संप्रेषण का क्या है, विशेष महत्व है, क्योंकि भाषा यानी ये एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, और संप्रेषण यानी संचार करना। तो इसलिए भाषा क्या है, हमारे संप्रेषण के लिए बहुत ज़्यादा विशेष है, महत्वपूर्ण है। और यह संप्रेषण दो प्रकार का होता है। एक होता है मौखिक संप्रेषण, दूसरा होता है लिखित संप्रेषण। ठीक है, मौखिक के साथ साथ क्या होता है, लिखित संप्रेषण, जिसमें हम लिख कर भी क्या है, आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आप मैसेज भेजते हैं आज के टाइम में, पहले चिट्ठी या फिर पत्र चलते थे, टेलीग्राम चलते थे, अब आपके पास मैसेज है, ईमेल है। आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, अपनी विचारों को लिख कर किसी के पास भेज सकते हैं, किसी के विचार आपके पास आ सकते हैं, तो उस आधार पर। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि जब भी आप अपनी अभिव्यक्ति को क्या करना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, मतलब अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आपकी भाषा। ठीक है, कि भाषा पर क्या होनी चाहिए, आपकी पकड़ होनी चाहिए, कि आपकी भाषा का उच्चारण सही होना चाहिए। ठीक है, आपकी भाषा की जो वर्तनी है वो शुद्ध होनी चाहिए। तो भाषा को सीखना क्या है, हमारे विचारों को व्यक्त करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सही शब्दों का इस्तेमाल करके किसी से वार्तालाप नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो आप क्या कर पाएंगे कि संप्रेषण का जो माध्यम है वो आपका क्या रहेगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, कमजोर होगा, या फिर सामने वाला व्यक्ति आपके उस भाव को नहीं समझ पाएगा जिस भाव से आप किसी चीज को कहना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हमारे लिए भाषा जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर सबसे पहले बात करेंगे हम किसके बारे में, मौखिक संप्रेषण के बारे में, कि हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण, या फिर हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो माध्यम है वो मौखिक संप्रेषण होता है। तो मौखिक संप्रेषण जब आप अपने विचारों को बोलकर लोगों के सामने व्यक्त कर रहे हैं, दूसरों के सामने, उसको हम मौखिक संप्रेषण का नाम देते हैं। जब व्यक्ति अपने भावों को, विचारों को बोलकर दूसरों के सामने रखता है, तो उसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, और मौखिक संप्रेषण से हमारे के चार उद्देश्य होते हैं। मतलब मौखिक संप्रेषण से आपकी चार चीज़ों का विकास होता है। ठीक है, सबसे पहले तो छात्रों में श्रवण कौशल का विकास होना, छात्रों में मौखिक संप्रेषण का विकास होना, छात्रों के वाचन कौशल का विकास होना,
और फोर्थ है कि छात्रों के लेखन कौशल का विकास होना। ठीक है, तो जैसे कि जब भी आप क्या करते हैं, जब भी आप मौखिक रूप से किसी बात को व्यक्त करते हैं, तो मौखिक वार्तालाप हमेशा किसके बीच में होता है? दो लोगों के बीच में। कि जब आप कोई बात बता रहे हैं तो इस वार्तालाप के लिए क्या होने चाहिए? दो लोगों का होना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है किसी भी बात के लिए। ठीक है, तो जिसमें एक व्यक्ति क्या होता है? श्रोता होता है। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति क्या होता है? वो वाचक होगा। ठीक है, जो बोल रहा है। तो जो श्रोता है वो क्या कर रहा है? सुन रहा है। ठीक है, और जो व्यक्ति बोल रहा है वो क्या कर रहा है? अपने विचारों को। तो जब आप क्या करते हैं, ध्यान पूर्वक किसी की बातों को सुनते हैं, जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी बातों को जब आप सुन रहे हैं, आपका मित्र हो सकता है, आपका अध्यापक हो सकता है, माता पिता, जो भी व्यक्ति है जिसके साथ भी आप वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका प्रभाव जो है आप पर पड़ता है। उसकी बातों को सुनकर आपके सुनने की क्षमता का जो विकास है वो होता है कि आप धैर्य पूर्वक क्या है, चीजों को सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो आपके श्रवण कौशल को ये क्या करता है? विकसित करता है। तो जैसे आप कहीं क्लास में हैं, किसी सेमिनार में बैठे हैं, किसी अन्य जगह पर हैं, तो अगर आप किसी व्यक्ति की बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी क्या है, आपके अंदर उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। ठीक है, मित्र किस लिए होते हैं? मित्र इसीलिए होते हैं कि जब आप क्या कर रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक आपकी बातों को सुनता है। ठीक है, उस पर क्या करता है? सुनने के बाद उस पर विचार करेगा। ठीक है, सही सुझाव आपको आपके अनुसार देगा, या फिर अपनी बुद्धि के अनुसार जहां भी उसको समझ लगती है कि ये सही हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? आपके सुनने की शक्ति का विकास होता है। जितना ज्यादा हम चीजों को सुनते हैं, उतना ही ज्यादा हमें क्या मिलता है? सीखने का अवसर मिलता है। तो सुनकर क्या करते हैं? हम बहुत सारी चीजों को सीख पाते हैं। फिर है ये आपके मौखिक संप्रेषण का जो है विकास करता है, कि आपको बोलने का अवसर मिल रहा है। ठीक है, और बोलने का अगर अवसर मिल रहा है तो आपकी मौखिक जो बातें हैं, कि बातों को किस तरह से कहना चाहिए, कब कहाँ क्या कहना चाहिए। ठीक है, और आपके भाषा में जो नए शब्द हैं, ठीक है, उनको सीखने का अवसर मिलता है, उनको प्रयोग करने का अवसर मिलता है, या फिर जो नए शब्द आपने सीखे हैं उनको इस्तेमाल करने का अवसर मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि क्या करता है? आपके मौखिक संप्रेषण को विकसित करता है। तीसरा ये क्या करता है? आपके वाचन कौशल को बेहतर बनाता है। कि जब आप बोलते हैं, बोलते वक्त सही शब्द का प्रयोग करना, वर्तनी शुद्ध रखना, उसका उच्चारण शुद्ध होना, कि जो आप शब्द बोल रहे हैं उन शब्दों का उच्चारण क्या हो? सही हो, शुद्ध हो। तो इससे क्या होता है? आपके वाचन कौशल का भी विकास होता है, कि आपको ये पता लगता है कहाँ पर कैसी और किस व्यक्ति से किस तरह की बात हमें करनी चाहिए। तो ये आपके वाचन कौशल को जो है विकसित करता है। फिर है आपके लेखन कौशल को भी विकसित करता है, कि जब आप बोलते हैं, जो विचार आपके मन में आते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं। जब आप उन चीजों को बोलते हैं और उसी से क्या है, आपका जो लिखित कौशल है, लेखन कौशल, ठीक है, कि लिखने की जो आपकी कुशलता है वो इससे क्या होती है? बेहतर होती है। तो ये आपके लेखन कौशल के लिए भी क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके लेखन कौशल को बेहतर बनाता है। ठीक है, लेखन कौशल के लिए भी क्या है? आपकी भाषा बहुत ज्यादा प्रमुख होती है। जो आप बोलते हैं वही आप लिखते हैं। तो अगर आपका उच्चारण सही है तो आपकी वर्तनी, यानी जब आप लिखेंगे तो उसमें मात्राओं की गलतियां नहीं होंगी, तो वो भी क्या होगा? अच्छा और शुद्ध होगा। तो इन सब चीजों का विकास क्या है? आपके इस मौखिक संप्रेषण से होता है। फिर ये चारों संप्रेषण जिनकी अभी हमने बात की, चारों संप्रेषण से ही संबंधित है। ठीक है, कि ये चारों संप्रेषण मौखिक संप्रेषण से संबंधित है, परंतु इनमें मौखिक संप्रेषण और लेखन संप्रेषण का क्या है? विशेष महत्व। मतलब वाचन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसके साथ साथ श्रवण भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या होता है? मौखिक, यानी बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करना। और दूसरा क्या होता है? कि लिख कर अपने विचारों को व्यक्त करना। तो विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद जो बच्चा है वो क्या है? आंशिक रूप से, मतलब अपने माता पिता के साथ अपने परिवार में उसने जो भी बातें सीखी हैं, आधी अधूरी आंशिक रूप से हम कहेंगे, कि उन विचारों के साथ क्या करता है बच्चा? विद्यालय में प्रवेश लेता है, और उन आंशिक विचारों के साथ वो क्या करता है? अपनी बातों को प्रकट करता है। मतलब उसकी बेसिक जो जरूरतें हैं वो उनको क्या कर पाता है? आपके सामने रख पाता है। परंतु उसका मौखिक संप्रेषण यानी कौशल जो है पूरी तरह से विकसित कब होगा? जब वो लिखना भी सीख लेगा और वो क्या है? पूरी तरह से बोलना भी सीख लेगा। ठीक है, तो विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद क्या होता है? उसके मौखिक संप्रेषण का विकास ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, कि मौखिक रूप से आप नई नई चीजों को भाषा में विकसित कर पाते हैं।
आपका लिखित कौशल जो है वो विकसित हो पाता है। तो इन दोनों का विकास जो है विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद आपका ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है, ठीक है। क्योंकि आप मौखिक संप्रेषण में हो चाहे लिखित संप्रेषण में आप क्या सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, ठीक है। आपको सरल शब्दों में आपकी ही भाषा में सिखाया जाता है। तो आप नए शब्द जो है वो आपको सीखने का अवसर मिलता है, आप उनको उपयोग कर पाते हैं। और जितना ज़्यादा आप अपनी नॉलेज का, अपनी ज्ञान का इस्तेमाल करते हो, उतना ही ज़्यादा क्या होता है, आपका जो कौशल है, आपके जो स्किल है वो क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे अपने दैनिक जीवन में, उतनी ही ज़्यादा अच्छी भाषा जो है आपकी हो जाती है। तो आपने देखा कि लैंग्वेज पर पकड़ बनाने के लिए, यानी भाषा पर अपना अधिकार करने के लिए क्या होना चाहिए कि हम क्या कहते हैं कि भाषा किसी व्यक्ति को पूरी तरह आती है जब आपको वो बोलनी भी आती हो, लिखनी भी आती हो और समझनी भी आती हो, ठीक है। आप कह सकते हैं आपको पढ़नी भी आती हो। तो हम कहेंगे कि किसी व्यक्ति को क्या है, पूरी तरह से वो भाषा आती है। तो तीनों ही चीजें क्या है, अगर आप सही प्रकार से कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या है, अपने भाषा का जो कौशल है वो ज्यादा बेहतर और अच्छे तरह से जो है सीख चुके हैं। फिर भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। अनुकरण का मतलब होता है कि जब भी हम लैंग्वेज सीखने की बात करते हैं तो लैंग्वेज को सीखने का सबसे बेहतर जो तरीका है कि अनुसरण करना, ठीक है। अनुसरण मतलब जो भी आपको बोलकर बताया जाता है, तो आपने देखा बच्चे उसको क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, बार बार उसको दोहराते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, अनुसरण करना कहते हैं। तो भाषा को जितना आप क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे, उतना बेहतर आपसे उसे सीख पाते हैं। इसमें यदांशिक ध्वनि परिवर्तनों का भी प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ध्वनि यदांशित मतलब कि जैसे अलग अलग, जब आप क्या करते हैं, जब आप वर्णमाला पढ़ते हैं, ठीक है, तो वर्णमाला में जितने भी आपके वर्ण होते हैं, ठीक है, जैसे आप स्वर पढ़ते हैं या फिर आप व्यंजन पढ़ते हैं, तो हर शब्द का क्या होता है, आपके पास उच्चारण करने का एक तरीका होता है कि इसे किस प्रकार से उच्चारित किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं कि क्या है, ध्वनि प्रतीक। कि ए को जब आप बोलेंगे तो अलग ध्वनि निकलेगी, आ को जब आप बोलेंगे तो अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है। तो आप कह सकते हैं कि जब आप भाषा सीख रहे हैं उसमें उच्चारण जो हमें ध्वनि प्रतीकों के बारे में बताता है कि ध्वनि किस प्रकार की ध्वनि निकल रही है, तो वो किस प्रकार के उच्चारण को क्या करेगी, बनाएगी, उसका भी हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो जैसे आपने सीखा होगा कि स्वर और व्यंजन जो शब्द होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कुछ शब्द हमारे होते हैं जो क वर्ग के हैं, ठीक है, च वर्ग के हैं, और इनको अलग अलग मुख स्थान से बोला जाता है, ठीक है। कुछ का उच्चारण मुख के ऊपरी भाग से होता है, कुछ का निचले भाग से होता है, कुछ का दांतों के द्वारा होता है। तो उस आधार पर हम क्या करते हैं, ध्वनि प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं जो भाषा को सीखने में हमें सहयोग करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक बालक को अपने माता पिता, ठीक है, कि प्रत्येक बच्चा जो है वो क्या करता है, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों से, माता पिता से, गुरुजनों आदि का क्या करता है, अनुसरण की जो भी बातें उसे भाषा में सिखाई जाती है वो उनको बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, और इसी तरह क्या है, उन्हें धीरे धीरे भाषा जो है बोलनी आ जाती है। अतः भाषा में जिन शब्दों, ध्वनियों और आदि चीजों का प्रयोग किया जाता है वे समाज के द्वारा क्या किया जाता है, स्वीकार किए जाते हैं। कि जो भी ध्वनि निकल रही है वर्णों से, ठीक है, उस ध्वनि को क्या किया गया है, समाज के द्वारा स्वीकार किया गया कि हाँ, जैसे हर एक चीज क्या अपनी क्या होती है, मान्यता होती है। तो आप कह सकते हैं कि समाज में क्या है, इन शब्दों को कि कै को कै ही कहा जाएगा, ए को आ ही कहा जाए, ए कहा जाएगा, आ को आ कहा जाएगा। तो ये सभी शब्द क्या है, ये ध्वनि प्रतीकों को, इनको स्वीकार किया गया है कि इसको इस प्रकार से ही उच्चारित किया जाएगा। फिर बालक अपनी इच्छा से किसी वस्तु का नाम नहीं रख सकता या दूसरे स्थान को, शब्दों को बदल नहीं सकता, ठीक है। तो जैसे आपको भाषा सिखाई जाती है, ठीक है, तो आप अपने आधार पर किसी वस्तु के नाम में परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है, किसी चीज के नाम में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस भाषा को आप सीख रहे हैं उसमें उन वस्तुओं के नाम क्या है, उसी प्रकार से निश्चित कर दिए गए हैं कि उसी को, उसको वह ही बुलाया जाएगा। जैसे ए अनार को हम ए ही बोलते हैं। इसे ऐसा नहीं कि आप जब बड़े हो या आप भाषा सीखना चालू करें तो आप ए अनार को कुछ और ही बोलने लग जाएं, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो दूसरे शब्दों का प्रयोग जो है आप नहीं कर सकते। इस प्रकार जो बालक है वो मौखिक संप्रेषण के कौशल को क्या कर लेता है, विकसित कर लेता है, और कौशल का विकास करने के लिए यह आवश्यक है
उसे अपने मनोभावों आदि को स्पष्ट रूप से प्रकट करने में क्या हो, सक्षम हो। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मौखिक संप्रेषण मतलब बोल कर आप अपने विचारों को ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों के सामने रख पाए, आप कह सकते हैं प्रभावी तरीके से आप दूसरों के सामने प्रकट कर पाए, तो ये प्रभावी तरीका क्या करता है, ये प्रभावी तरीका तब होगा जब क्या करेंगे, आप अपने कौशल को क्या करेंगे, विकसित करेंगे। ठीक है, कि आप बोलने के तरीके को विकसित करेंगे। तो जैसे जब भी आप किसी शब्द को बोलते हैं या भाषा का उपयोग करके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो वहां पर आप जो भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सही उच्चारण क्या होगा, ठीक है, उस पर कितना आपको दबाव देना चाहिए, कितना बल आपको देना चाहिए, कितना ठहराव आपके शब्दों में होना चाहिए, ये किस भाव से आपको वो शब्द रखना है, ये सारी चीजें क्या करती है, आपकी भाषा को प्रभावी बनाती है, बेहतर बनाती है। तो आपके जो मनोभाव होते हैं कि दुख में दुख की तरह किसी बात को कहना, खुशी में एक्साइटमेंट के साथ चीजों को दूसरे के सामने रखना, इसी को हम क्या कहते हैं, भाषा का विकास कहते हैं। फिर हमने बात की थी कि लिखित संप्रेषण के बारे में। लिखित संप्रेषण की दो संप्रेषण हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है वैसे जब आप बात करते हैं कम्युनिकेशन की यानी संचार की, ठीक है, तो संचार की सामान्य तरह पे आप कहेंगे कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो होता है मौखिक जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, ठीक है, दूसरा होता है लिखित जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, एक और होता है जो भाषा के संचार का तरीके से जिसे हम कहते हैं सांकेतिक, जिसमें हम क्या करते हैं, संकेत का इस्तेमाल करते हैं यानी सिंबल का इस्तेमाल करते हैं आप, या फिर संकेतों का जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे सांकेतिक भाषा या संप्रेषण कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो उपयोग होने वाले संप्रेषण है वो हमारे मौखिक और लिखित होते हैं, और इस चैप्टर में हम इन्हीं दोनों संप्रेषणों के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो मौखिक संप्रेषण के बारे में हमने अभी बात की, अब हम लिखित संप्रेषण के बारे में बात करेंगे कि लिखना भी क्या है, लिखना एक प्रकार की क्या है, बातचीत होती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब जैसे मौखिक संप्रेषण में क्या होता है कि जब आप बोल रहे हैं, तो मौखिक संप्रेषण में क्या होगा, आपके जो विचार हैं जब दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं तो उस उन विचारों का या उन बातों का जो उत्तर है वो आपको क्या मिलता है, तुरंत। ठीक है, क्या मिलता है आपको, रिस्पॉन्स जो है वो तुरंत मिल जाता है। लेकिन लिखित संप्रेषण में क्या होता है कि जब आप लिखकर अपने विचारों को, अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति के सामने लिख रहे हैं, रख रहे हैं, तो उस वक्त आपकी जो बातें हैं, आपके जो विचार है, उसका जो उत्तर है वो कब मिलेगा, जब वो व्यक्ति आपको उत्तर देने का सोचेगा या उत्तर आपको भेजेगा, तब आपको प्राप्त होगा। तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि बातचीत नहीं हो सकती। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, लिखते हैं या लिखित संप्रेषण का इस्तेमाल करते हैं, तो किसी के साथ संप्रेषण करते हैं, लेकिन जिसके साथ संप्रेषण हम कर रहे हैं वह सामने हम हमारे सामने उस वक्त उपस्थित नहीं होता। हमें अपने विचारों और स्मृतियों को सहेज कर रखने के लिए लिखने की आवश्यकता होती है। लेकिन लिखना हमारे लिए क्यों जरूरी है कि आप अगर आप क्या करना चाहते हैं, अपनी बातों को, जैसे पुस्तकें हैं या फिर जितनी भी ज्ञान की चीजें हैं वो किस है, कैसी हैं, लिखित रूप में। लिखित रूप में होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक उसको क्या कर सकते हैं, अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लंबे समय तक वो बातें हमारे पास बनी रहती हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपने अनुभवों को लिखता है तो उसके उसे अवश्य पढ़ना, मतलब जिसके लिए आप लिख रहे हैं वो व्यक्ति उसे अवश्य पढ़ेगा, और इसलिए यह भी बातचीत का क्या है, एक माध्यम यानी तरीका होता है। तो एक शिक्षक को लिखने के कौशल का परिचय बच्चों को बोलने के कौशल की तरह ही कराना होता है। मतलब जैसे आपको मौखिक संप्रेषण सिखाया जाएगा उसी प्रकार से आपको लिखित संप्रेषण भी सिखाया जाएगा। तो जब बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो उस समय वे बहुत सारे लोगों से बहुत सारे विषयों पर बात कर सकते हैं। एक श्रोता के रूप में उनका विकास जो है होना शुरू हो जाता है कि जब आप क्या करें, दूसरे के विचारों को सुन रहे हैं, तो उस बातों को सुनकर भी आपको क्या है, बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होता है। तो यह सुनने और बोलने के कौशल को विकसित करने में, उसके विकास में अहम भूमिका निभाता है। और बोलने और लिखने में जो अंतर है, इतना लिखने में अंतर केवल इतना होता है कि बोलते समय श्रोता हमारे सामने होता है, जबकि लिखते समय व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता।
और बच्चों को यह समझ में आना चाहिए कि लिखना भी क्या है, एक ही तरह की बातचीत का एक माध्यम होता है। मतलब इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने रख रहे हैं, बस हमें रिस्पॉन्स क्या है वो बाद में मिलता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो स्कूल है, जब आप उसमें पढ़ने जाते हैं तो बेहतर तरीके से क्या होता है, बेहतर तरीके से आपकी लिखित और मौखिक दोनों संप्रेषणों का विकास जो है विद्यालय में ज्यादा बेहतर तरीके से होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या है, हम बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि लिखना भी क्या है, एक तरह का बातचीत करने के जैसा ही एक माध्यम है, जिसका इस्तेमाल हम अलग अलग चीजों में करते हैं। जैसे लिखित रूप में बहुत सारी चीजों में हम लिखित संप्रेषण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए लिखित संप्रेषण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आपको बुलाया जा रहा है, तो उसके लिए आपको एक रिटर्न वो आता है इनविटेशन कि आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। ठीक है, जब आपकी जॉब लग जाती है तो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर होता है वो भी लिखित रूप में आपके पास आता है, जो ज्यादा मान्यता आपको देता है। ठीक है, तो कही हुई बातों का उतना महत्व नहीं होता जितना लिखित चीजों का होता है। ठीक है, और दोनों ही चीजें क्या है, अपनी अपने स्थान पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर मौखिक संप्रेषण का परिचय एवं उद्देश्य की बात करेंगे। मौखिक संप्रेषण के परिचय की जब हम बात करते हैं तो मौखिक संप्रेषण हमारे जीवन से क्या है, इसका विशेष महत्व है हमारे जीवन में। हम अपने दिन प्रतिदिन के कामों में, मतलब डेली यूज में क्या करते हैं, हम मौखिक संप्रेषण का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। तो जैसे आप किसी व्यक्ति से मिलने गए तो आप ज्यादातर बोलकर अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्या, लगभग हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। दूसरा ये है कि जब आप क्या कर रहे हैं कि जो व्यक्ति मौखिक संप्रेषण से जितना अधिक कुशल होता है तथा अपने भावों और विचारों को उतना अधिक स्पष्ट जो है व्यक्त कर पाता है। मतलब अगर आपकी भाषा का विकास बेहतर हो रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो मौखिक संप्रेषण है, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से विकसित होगा। कि अगर आप भाषा को बेहतर तरीके से जानते हैं तो आपका मौखिक संप्रेषण क्या होगा, ज्यादा बेहतर तरीके से विकसित होगा। मौखिक संप्रेषण ज्यादा बेहतर विकसित होगा तो क्या होगा, आप अपने विचारों को, अपने मन के भावों को दूसरे व्यक्ति के सामने क्या रख पाएंगे, स्पष्ट तरीके से रख पाएंगे। ठीक है, तो आपके शब्दों में क्या होती है, स्पष्टता होती है, सटीकता होती है, और शुद्ध चीजों को जो है आप क्या कर पाते हैं, व्यक्त कर पाते हैं। तो आप क्या कर पाएंगे, जीवन में उतने ही ज्यादा सफलता को प्राप्त करने के अवसर आपको इससे मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति के संक्षिप्त कथन भी अत्यधिक क्या होते हैं, प्रभावी सिद्ध होते हैं। मतलब अगर आप कम बातों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं बोलने के लिए, कम शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे भी क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होते हैं, आपसे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो बोलने का कि जब क्या होता है, कोई व्यक्ति आपने देखा है कि जब वो सीधे और सटीक तरीके से बात करता है तो लोग उसकी बातों को ज्यादा महत्व देते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से हम क्या करते हैं, उसकी विचारों को सुनते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। तो अत्यधिक प्रभाव जो है आपको देखने का मिलता है। फिर मौखिक संप्रेषण कौशल शिक्षण, तो अपने भावों, विचारों आदि को प्रकट करना जीवन की आवश्यकता और कला भी है। ठीक है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, सामाजिक प्राणी से मतलब क्या है कि वह एक व्यक्ति, ऐसा जीव है जो कैस किस में रहता है, समाज में रहता है। ठीक है, तो आप हो सकता है कि कहीं व्यस्त हैं कुछ समय के लिए, लेकिन अंत में क्या होगा, जब आप सब चीजों को प्राप्त कर लेते हैं तो अंत में आपको क्या होता है, आपको इसी समाज का एक हिस्सा बनना होता है। ठीक है, इस समाज के बिना क्या है, आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। तो आपको कहीं ना कहीं अपने विचारों को व्यक्त करने की, अपने मन के भावों को व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। तो चाहे कोई एक ही व्यक्ति क्यों ना हो, ठीक है, जिसके सामने आप अपनी सारी बातें रखते हो, अपनी सारी महत्वपूर्ण चीजें उसे बताते हो, तो वो एक व्यक्ति भी क्या है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वही आपके समाज का एक विशेष अंग बन जाता है। तो इस समाज के बिना आपके व्यक्तित्व का कोई भी विकास या फिर आपके व्यक्तित्व का कोई भी अर्थ नहीं होता। तो इसलिए जो व्यक्ति अपने भावों को
जितना ज्यादा अधिक स्पष्ट बलाघात सुराघात आदि के द्वारा प्रकट करता है। मतलब हम जब क्या करते हैं अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं तो उन विचारों को प्रकट करते समय आपको क्या करना है, सही चीजों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रभाव है वो कैसा हो, प्रभावी हो, मतलब लोग आपसे क्या हो, प्रभावित हो, आपकी बातों को सुनने के लिए क्या है, उनको उत्सुकता हो, ठीक है, आपसे जुड़ने के लिए उत्सुकता हो, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपकी बातों में क्या होना चाहिए, आपकी बातों में प्रभाव होना चाहिए। ठीक है, और प्रभावी बातें कब होती है, जब आप स्पष्टता से बोलते हैं, बलाघात के साथ, मतलब किसी चीज पर क्या विशेष प्रकार का तर्क देना, अपनी वाणी में मधुरता के साथ बोलना। ठीक है, अगर आप हर व्यक्ति के साथ झगड़े या लड़ाई के तरीके से बात करेंगे तो कोई व्यक्ति आपकी बातों को सुनने में दिलचस्पी नहीं लेगा। तो इसलिए आपकी वाणी में क्या होना चाहिए, बल आघात, मतलब जो चीजें विशेष है, इंपॉर्टेंट है, उनको विशेष महत्व देना। और दूसरा, चीजों को कैसे बोलना, चीजों को सुरीले तरीके से बोलना, मतलब अच्छे भावों से व्यक्त करना। फिर उन जुड़ने का प्रयास करें तो आपका कथन उतना ही ज्यादा प्रभावित होता है। तो अतः बालक को प्राथमिक स्तर पर, मतलब आप कह सकते हैं कि जब बच्चा किस पर होता है, प्राइमरी स्तर पर होता है, प्राइमरी कक्षा में होता है, उस वक्त उसकी भाषा का क्या हो रहा होता है, विकास होता है। ठीक है, तो प्राइमरी स्कूल में या प्राइमरी लेवल पर आप कह सकते हैं कि उसकी भाषा पर हमें क्या देना है, विशेष ध्यान देना है। ठीक है, उसको विकसित करने के लिए, जो सिखाने के लिए हम भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, उस भाषा का विशेष महत्व है उसके लिए और उसके भावी जीवन के लिए। तो उसको बेहतर तरीके से विकसित करने के लिए क्या चाहिए कि प्राइमरी स्तर पर उसकी भाषा में उच्चारण पर ध्यान दिया जाए कि वो किस शब्द के उच्चारण को कैसे बोलता है, किस प्रकार से वो क्या करता है, अपनी वर्तनी, जो उसकी लिखने की चीजें हैं, जैसे मात्राओं को सही प्रकार से लगाना, सही उच्चारण करना, सही शब्दों का इस्तेमाल करना, ये सब जो है हमें प्राइमरी स्तर पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और कौन ध्यान देगा, जो भाषा शिक्षक होगा, वो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो प्राथमिक स्तर पर बच्चे को मौखिक रूप से क्या बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए प्रयास करे। प्राथमिक स्तर पर छात्र अपेक्षाकृत अधिक अशुद्ध ध्वनियों का इस्तेमाल करते हैं, आदि का प्रयोग करते हैं, तो उनके उच्चारण को हमें क्या करना है, शुद्ध करना है। इसलिए इसी स्तर से अध्यापक उनके शुद्ध उच्चारण, अस्पष्टता जैसे दोषों को दूर करने के लिए क्या करे, प्रयास करें, निरंतर क्या करे, वो कार्य करे, ताकि हम उसकी लैंग्वेज को ज्यादा बेहतर बना सके। तो मौखिक संप्रेषण कौशल शिक्षण में अध्यापक छात्रों को कोई चित्र दिखाकर उसके बारे में कुछ कहने का, तो मतलब जब बच्चे अपने विचारों के द्वारा, जैसे आप कोई चित्र दिखा रहे हैं, उस चित्र को देखकर बच्चे के मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं, जब वो उन विचारों को व्यक्त करता है तो उसकी भाषा का विकास जो है वो बेहतर तरीके से होता है। ठीक है, तो हम चित्र दिखाकर क्या कर सकते हैं, उससे कुछ कहने को कह सकते हैं कि बच्चा अपने विचारों को क्या करे, व्यक्त करे, या चित्र में जो चीजें उसे दिखाई दे रही हैं उनके बारे में क्या करे, बताए। तो जिससे क्या है, कुछ कहने का जो है उत्साहित, मतलब प्रेरित करना उसे। और अपने आस पड़ोस की घटनाओं को, मतलब या फिर आप कह सकते हैं कि उससे कि वो अपने दिन की दिनचर्या के बारे में बताए, या फिर उसके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई है उसके बारे में बताए। तो जब वो अपने अनुभव आपको क्या करेगा, बताएगा, तो इसके लिए भी क्या होता है, कभी कभी वो प्रेरित होता है या फिर हमें उसे प्रेरित करना पड़ता है। तो उसके लिए कोई कहानी सुनाने, कविता, यानी पहले आप क्या करें, इस प्रकार की कोई कहानी, कविता, अपने जीवन का अनुभव कोई बता सकते हैं। और इसी प्रकार जब छात्र क्या करेगा, मौखिक संप्रेषण का बोलकर अपने विचारों को स्वाभाविक रूप से स्पष्ट और शुद्ध शब्दों का इस्तेमाल करेगा, मधुरता, कहीं पर अगर आपको लग रहा है कि शब्द सही नहीं है तो आप उसे वहां पर ठीक भी कर सकते हैं। शिष्टता का, कि शिष्टाचार के साथ बोलना सीखे। गतिशीलता, गतिशीलता मतलब जब आप बोल रहे हैं तो लगातार अपनी बात को कहना, रुक रुक कर अपनी बातों को व्यक्त ना करना, उसे हम गतिशीलता कहते हैं। तो तब उसका मौखिक संप्रेषण जो है वो कौशल विकसित हो जाता है। तो जैसे पाठ पढ़ना, रीडिंग करना, इन सब चीजों से क्या होता है, आपकी बोलने की जो लैंग्वेज है उसमें बेहतर विकास जो है उससे होता है आपका। अध्यापक मौखिक संप्रेषण और कौशल शिक्षण के माध्यम से छात्र के कथनों में इन्हीं गुणों का क्या होता है, समावेश होता है। कि अध्यापक जो है, अगर वो मौखिक संप्रेषण
के कौशल को शिक्षण के माध्यम से ज़्यादा बेहतर बनाना चाहता है, तो वो इन सभी गुणों को क्या करेगा, उसके अंदर शामिल करेगा, ताकि हम क्या कर सकें, प्राइमरी स्तर पर आप क्या करें, बच्चे के लिए एक बेहतर शिक्षा या फिर भाषा सीखने की जो व्यवस्था है कर सकें। तो भाषा के विकास का बहुत महत्व होता है प्राइमरी स्तर पर। तो इस स्तर पर हम कहेंगे कि भाषा का क्या होता है, भाषा का विकास इस स्तर पर हमारे भविष्य की नींव रखता है, प्राइमरी स्तर पर भविष्य की नींव रखेगा। और इसी से क्या होता है, इसी से हमारा सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है, कि हम भावनाओं के साथ क्या लोगों से जुड़ते हैं। तो भावनात्मक विकास जो है वो इसी से होता है हमारा, कि बच्चा अपने विचारों को और भावनाओं को जब व्यक्त कर रहा है तो वो दूसरों से क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, उसे ये होता है कि कोई व्यक्ति है जो उसकी बातों को, उसके विचारों को सुन रहा है, उसकी मनोभावनाओं को समझ रहा है, तो बच्चा उससे क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो अगर आप माता पिता हैं, अपने बच्चों की बातों को शांतिपूर्ण सुनते हैं, उनके विचारों में रुचि दिखाते हैं, तो बच्चे आपसे ज़्यादा बेहतर और सामाजिक तरीके से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ये आपके संज्ञानात्मक विकास के लिए योगदायक होता है। ठीक है, कि संज्ञानात्मक विकास जो है कि लोगों को समझने का अवसर आपको मिलता है। ठीक है, आपके दूसरों के बारे में जो विचार हैं उनके बारे में सोचने की आपकी जो क्षमता है उसका विकास होता है। प्राथमिक स्तर पर आप क्या कर सकते हैं, आप पठन सामग्री, ठीक है, जैसे कि कहानी का इस्तेमाल करना, क्या कर सकते हैं, भाषा कौशल को विकसित करने के लिए हम पठन सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कहानी सुनना या फिर सुनाना, दोनों ही क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं प्राथमिक स्तर पर। तो शिक्षक बच्चों को कहानियाँ सुनाने व पढ़ने के लिए क्या कर सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे उनकी क्या होती है, इससे उनकी शब्दावली में, मतलब उनके शब्द जो है उन शब्दों में विकास होता है, नए शब्द सीखने का अवसर मिलता है। फिर हम कह सकते हैं कि बच्चे की क्या होनी चाहिए, सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए, कि बच्चा भाषा को सीखने में क्या कर रहा है, अपनी रुचि ले रहा है। तो बच्चों के साथ चर्चा करने से, संवाद करने से, बातचीत करने से क्या होता है, उनका भाषा कौशल में वृद्धि होती है। फिर बच्चा जो है बहुभाषी शिक्षा को प्राप्त करता है, कि एक से ज्यादा भाषा सीखने का उसे अवसर मिलेगा। ठीक है, प्रारंभिक पहचान बहुत जरूरी होती है, कि प्राथमिक स्तर पर बच्चा क्या करे, प्रारंभिक पहचान जो है वो उसे कराई जाए, कि हर शब्द को, हर वर्ण को पहचानना जो है उसे आना चाहिए। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक आत्मविश्वास, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें उसके अंदर लेकर आना है, ताकि वो वर्णों को सही से पहचान सके। ठीक है, उनसे संबंधित जो भी कठिनाइयां हैं उसे आने कठिनाइयां उसे हो रही हैं, उन कठिनाइयों को क्या कर सकें, दूर कर सके। आत्मविश्वास का ज्ञान कराना, तो जब वो क्या कर पाएगा, अक्षरों को प्रारंभिक स्तर पर पहचान पाएगा, उन्हें बोल पाएगा, लिख पाएगा, तो उसका क्या होगा, आत्मविश्वास जो है वो बढ़ेगा, और भाषा का जो कौशल है वो ज़्यादा बेहतर विकसित होगा। फिर मौखिक संप्रेषण कौशल के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। मौखिक संप्रेषण कौशल के, यानी मौखिक रूप से बच्चे के अंदर इस कौशल को विकसित करने का हमारा क्या उद्देश्य हो सकता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, समाज में रहते हुए हमें अपने अधिकतर काम समाज में मौखिक रूप से ही करने होते हैं। तो जैसे आप कहीं बाजार जा रहे हैं, आपको सामान लेना है, आपके परिवार से आपको कोई वार्तालाप करनी है, ठीक है, या फिर आप विद्यालय जा रहे हैं, हर एक जगह पर जहाँ भी समाज में कोई भी स्थान हो सकता है, वहां पर क्या है, सबसे ज्यादा प्रयोग हम किसका करते हैं, मौखिक संप्रेषण का। तो जैसे आप दुकान पर कोई सामान लेने गए तो आप उसे लिख कर नहीं बताते हैं, ठीक है, आप उसे बोल कर बताते हैं। आप घर से निकलते हैं, कोई व्यक्ति आपको जान पहचान का मिल जाता है, तो उसे जो भी आप शिष्टाचार के नियम का पालन करते हैं, उसे गुड मॉर्निंग करते हो, नमस्ते करते हो, जो भी, वो क्या होता है, मौखिक संप्रेषण का ही एक रूप है। तो पारिवारिक या सामाजिक संबंधों में भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। विद्यालय में, सरकारी कार्यालयों में आदि में मौखिक के साथ साथ लिखित चीजों का भी प्रयोग आपको देखने को मिलता है। तो जैसे सरकारी कार्यालयों में
आप कह सकते हैं कि जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं उन कार्यालयों में बहुत सारी बातों का लिखित महत्व ज्यादा होता है। तो जैसे आप कचहरी या कोर्ट की बात करें, ठीक है, या फिर आप किसी भी सरकारी दफ्तर की बात करें, वहां पर लिखित चीजों का क्या है, विशेष महत्व आपको देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जो मौखिक संप्रेषण है उसका महत्व जो है वो कम हो जाता है, उसका भी उतना ही महत्व होता है। तो परंतु मौखिक संप्रेषण के बिना हमारा काम जो है वो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मानव जीवन में मौखिक संप्रेषण का क्या है, विशेष महत्व है। विद्यालय में छात्रों के मौखिक संप्रेषण और मौखिक कौशल को विकसित करने के लिए जो भी शिक्षा के कार्य किए जाते हैं उनके क्या होते हैं, निम्नलिखित उद्देश्य है। मतलब आपको इस कौशल को विकसित करने के लिए क्या किए जाएंगे, जो भी कार्य किए जाएंगे, जो भी विधि अपनाई जाएगी, वो क्या करेगी, आपके अंदर इन शिक्षण कौशलों को क्या करेगी, मजबूत करेगी। तो मौखिक संप्रेषण में शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि अपने मन के भावों को, विचारों को, अनुभवों को और अपने पक्ष आदि को सरल और स्पष्ट ढंग से क्या रख सके, दूसरों के सामने रख सके। विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कही बातों और भावों को क्या कर सके, ग्रहण करने के उपरांत उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सके। ठीक है, यानी जब हम मौखिक संप्रेषण की बात करते हैं तो मौखिक संप्रेषण में क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने विचारों को आपके सामने व्यक्त कर रहा है, ठीक है, अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है, तो उन विचारों को क्या करने के बाद, सुनने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है, उचित रूप से उसका क्या करना, रिस्पॉन्स करना, या फिर आप कह सकते हैं उचित प्रतिक्रिया देना कि जिस भाव के साथ उसने अपने विचारों को, मतलब जो भी भावना थी उसकी विचार को व्यक्त करने के लिए, कि आपको कोई खुशी की बात बता रहा है, कोई समस्या की बात बता रहा है, या कोई ऐसी बात बता रहा है, जानकारी की बात बता रहा है, तो उस आधार पर ही क्या होनी चाहिए, आपकी जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, यानी उसकी बातों को समझकर सही जो है उत्तर देना, रिस्पॉन्स देना, प्रतिक्रिया देना, ये भी क्या है, हमारे मौखिक संप्रेषण का ही एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा सीरियस बात आपके सामने रख रहा है, किसी समस्या से संबंधित बात आपके सामने रख रहा है, और आपकी प्रतिक्रिया क्या है, अलग है, अपोजिट है, ठीक है, आप उसके भावों को समझने के बजाय मजाक या फिर किसी अन्य प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वो व्यक्ति ज्यादा दिन आपसे कनेक्ट नहीं रहेगा। तो इसलिए जो भाव है उनको ग्रहण करके उचित, उसके बाद उचित अभी प्रतिक्रिया देना क्या बनाता है, आपके संप्रेषण को ज्यादा बेहतर और कुशल प्रभावी बनाता है। विद्यार्थियों के मन से भय, संकोच, झिझक आदि को दूर करना, ताकि वे अपने भावों और विचारों को सही और स्पष्ट रूप से जो है व्यक्त कर सकें। ठीक है, तो अब हर विद्यार्थी की अपनी एक रुचि हो सकती है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, अपनी रुचि हो सकती है, अपने जो है योग्यता हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी उन बातों को दूसरों के सामने रख पाए ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि दूसरों के सामने हम अपने भावों को रख सकें ऐसा आवश्यक नहीं है। तो कई लोगों के मन में क्या होता है, भय होता है, वो संकोच करते हैं, ये सोचते हैं कि सामने वाला क्या कहेगा, जबकि सामने वाले व्यक्ति को इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस भय को, इस संकोच को और इस झिझक को, जैसे कई लोग होते हैं कि एक व्यक्ति के सामने वो बहुत बोल रहे हैं, लेकिन जब उन्हें दो या तीन व्यक्तियों के सामने या फिर किसी सभा के सामने बोलने के लिए कहा जाए तो उनके मन में एक भय होता है, संकोच होती है, झिझक होता है। तो उसको क्या करना, उसको समाप्त करना, ठीक है, उसको खत्म करना। और ये कब होगा, जब आप क्या देंगे, विद्यार्थी को अवसर देंगे। ठीक है, अवसर अपने विचारों को व्यक्त करने का। ठीक है, तो जैसे बच्चा क्या कर रहा है, कोई कहानी सुना रहा है, ठीक है, अपनी कक्षा में सुना रहा है, विद्यालय के प्रांगण में सुना रहा है, तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उससे क्या करता है, वो दूर हो जाता है। फिर उसके मन में इस प्रकार के भय, संकोच और झिझक जो है वो नहीं होते, वो एक ओपन माइंडेड जो है बच्चे के रूप में विकसित होता है। फिर विद्यार्थी को शुद्ध सामग्री पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम बनाना, कि जब आप क्या कर पाते हैं, मौखिक विचारों को सही से सुनकर प्रतिक्रिया दे पाते हैं, तो ऐसे जब आपसे मान लीजिए कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, तो उस प्रश्न को
सुनकर आप क्या कर पाएंगे, उसका उत्तर देने में आप सक्षम बनेंगे। ठीक है, तो उसका उत्तर देने में आप क्या होंगे, सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो श्रुत सामग्री मतलब सुनकर किसी चीजों का आपको उत्तर देना, ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको ये दक्ष बनाएगा, बेहतर बनाएगा। फिर विद्यार्थी को हमें इस योग्य बनाना है मौखिक संप्रेषण का विकास करके, कि हम उसे वाद विवाद, भाषण जैसी प्रतियोगिताओं का क्या कर सकें, हिस्सा बना सके, ताकि उसके अंदर अपने विचारों को व्यक्त करने का, दूसरी चीजों के प्रति तर्क जो है उसको व्यक्त करने का जो है ढंग वो प्रस्तुत कर सके। ठीक है, तो भाषा, भाषण या फिर वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताएं क्या होती हैं, जहां पर बच्चा अपने अपने विचारों को भी रख सकता है, अपने भावनाओं को भी रख सकता है, लेकिन उसके लिए उसके पास सही कर सकते हैं। ठीक है, विचारों के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, कि अगर आप किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं तो भी आपके पास कारण होना चाहिए, अगर आप उसके विपक्ष में बोलना चाहिए चाह रहे हैं तो भी आपके पास कोई कारण होना चाहिए। ठीक है, और कारण ऐसा वैसा नहीं, कारण कैसा होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, जो दूसरे लोगों को प्रभावित करे। ठीक है, तो ऐसी चीजें, जैसे हर एक चीज का, कोई भी चीज है, जैसे आप मान लीजिए मोबाइल फोन है, आपके लिए बहुत ज्यादा फैमिलियर है, लेकिन इसका एक पक्ष यानी एक पॉजिटिव पार्ट भी आपको देखने को मिलता है, इसका विपक्ष भी है यानी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। तो जो व्यक्ति आपको इसके किसके बारे में बता रहा है, बेनिफिट्स के बारे में बता रहा है, वो पक्ष हो गया। लेकिन जो इसके विपक्ष में बोल रहा है, जो इसके आपको डिसएडवांटेज गिना रहा है, इसकी कमियां आपको गिना रहा है, इससे नुकसान आपको बता रहा है, वो इसके एडवांटेज हो गए। तो जो व्यक्ति मान लीजिए विपक्ष में, पक्ष के साथ तो बहुत सारे समर्थक होते हैं, क्योंकि कभी कभी हम पक्ष का साथ इसलिए दे रहे होते हैं क्योंकि हम खुद उस चीज में क्या रखते हैं, रुचि रखते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग ये चीज सपोर्ट करते हैं उनको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन जब विपक्ष में आप बोल रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, सही तर्क होना चाहिए। ठीक है, आपके अपने विचार जो है वैसे होने चाहिए। तो उस चीज को आपको कब आप व्यक्त कर पाएंगे, जब आपकी अपनी भाषा का विचार जो है वो अच्छा होगा, तर्कपूर्ण होगा, शुद्ध होगा, तब आप उसे अपने भावों को व्यक्त कर पाएंगे। फिर विद्यार्थी को वार्तालाप के सामान्य शिष्टाचार, कि जब भी आप क्या कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, उस बातचीत के समय, उस वार्तालाप के दौरान शिष्टाचार के नियम, तो अगर आप अपने बड़ों से बात कर रहे हैं तो आपको कैसे बोलना चाहिए, तो उसके समय जो व्यवहार, मधुरता आपकी वाणी में होनी चाहिए, उससे आपको परिचित कराना कि हर एक चीज को कहने का क्या होता है, तरीका होता है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा है कि कवि होता है,